नमस्कार विद्यार्थियों। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का हम अध्ययन कर रहे थे। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध संघात्मक शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हालांकि भारत के अंतर्गत संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं, राज्यों के संघ का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि भारत के अंतर्गत केंद्र को महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है और राज्य को उतनी महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान नहीं की गई है। यानी कि केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन राज्य भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आजाद है, स्वतंत्र है। राज्य भी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत, विधायी क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन भारत के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच कुछ विवाद के बिंदु संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत कुछ विवाद के मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि भारत स्वतंत्र होने के बाद चतुर्थाम चुनाव तक 1967 तक जो विवाद के मुद्दे थे वो बहुत शांत थे, लेकिन 67 के बाद चतुर्थाम चुनाव के बाद विवाद की स्थिति बढ़ने लगी। क्योंकि पहले कांग्रेस का केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकारें थी, इस कारण से विवाद की स्थिति कम होती थी। लेकिन जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें बनने लगी, क्षेत्रीय सरकारें, क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए और उन्होंने राज्यों के संदर्भ में कुछ स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी। कई बार संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके कारण से उसमें परिवर्तन करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, और कई संविधान से इतर भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर परिवर्तन करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। कई बार केंद्रीय सरकार का रवैया ऐसा होता है, कई बार राज्यों की सरकारों का रवैया ऐसा होता है कि दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आज उसका हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहले प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच आपस में तनातनी की स्थिति या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले राज्यपाल का जो पद है वो विवाद की स्थिति का एक प्रमुख कारण हम कह सकते हैं। राज्यपाल का पद दुनिया के अंतर्गत मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर राज्यपाल को, जो कि भारत ऐसा लोकतंत्र अपन कहेंगे, ऐसा लोकतंत्र है जहां पर राज्यपाल जो पद है वो निर्वाचित पद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो सरकार के दिए हुए जो भी फैसले हैं, राज्यपाल पदधारी ऐसा व्यक्ति है जिसकी हस्ताक्षर से कोई विधेयक कानून बनता है। उसकी सिफारिश के बिना राज्यों के अंतर्गत कोई भी वित्त से संबंधित विधेयक पारित नहीं होता है। और राज्यपाल के पास इतनी अधिक शक्तियां हैं कि वो राज्यों के अंतर्गत निर्वाचित सरकार को हटा सकता है अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से। राज्यपाल का जो पद है 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर, जो ब्रिटिश शासन ने भारत शासन अधिनियम लागू किया था, तो उसके अंतर्गत राज्यपाल, अपन कहते हैं उस समय गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर का जो पद था, उसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार इस गवर्नर के माध्यम से प्रांतीय सरकारों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। हालांकि उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस राज्यपाल पद का काफी विरोध हुआ था, लेकिन स्वतंत्र भारत के अंतर्गत भी राज्यपाल पद को बनाए रखा गया और उसे वैसी ही शक्तियां प्रदान की गई है जैसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर दी गई है। तो राज्यपाल का जो पद है वो राज्यों के अंतर्गत संवैधानिक प्रधान की भूमिका के रूप में होना चाहिए था और केंद्र के एजेंट की भूमिका के रूप में कम होना चाहिए था। लेकिन हुआ इसका उल्टा कि राज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय सरकार
राज्यों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करती है और राज्यपाल का जो पद है वो समय समय पर विवादास्पद स्थिति को उत्पन्न करता रहा है और राज्यों की ये मांग रही है कि केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से उनकी प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत, उसके शासन के अंतर्गत, राज्य की राजनीति के अंतर्गत बेवजह हस्तक्षेप किया जाता है और यही विवाद का मुद्दा उठकर सामने आता है। राज्यपाल, हालांकि संविधान के अंतर्गत राज्यपाल का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यों का अपना एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो राज्यपाल है उसके पास विवेकाधिकार भी है। 163 के अंतर्गत, 163 के अंतर्गत राज्यपाल विवेकाधिकार के माध्यम से कार्य कर सकता है। यानी कि राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो चुनाव जब होते हैं तो उस स्थिति में राज्यपाल जो है वो अपने विवेक के अनुसार, यदि किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो कई बार विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि राज्यपाल पद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जैसे यदि वर्तमान समय यदि देखा जाए तो कर्नाटक की जो व्यवस्था है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने येदियुरप्पा को, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनको सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो चुनाव में विजय हासिल करके आई और जब विजय हासिल करके आई तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिना उनके बहुमत की जांच किए येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया था। और जब येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया था, लेकिन उनको 7 दिन का समय देना चाहिए था बहुमत हासिल करने के लिए, लेकिन उनको 15 दिन की मोहलत दी गई। उसके बाद भी यदि नहीं हुआ, बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस तरह के वर्तमान, जैसे 2018 के अंतर्गत कर्नाटक की इस राजनीतिक व्यवस्था में जो आचरण है वो बड़ा विवादास्पद आचरण राज्यपाल का कहा जा सकता है। इसी प्रकार राजस्थान की जो वर्तमान राजनीति है, अभी हम 2020 के अंतर्गत राजस्थान की वर्तमान राजनीति के अंतर्गत ये देखें तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि वो संसद का अधिवेशन बुलाए। ये राज्यपाल के विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बार बार राज्यपाल कलराज मिश्र से ये आग्रह किया गया कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, बुलाया जाए, बुलाया जाए, लेकिन 3 बार उनका जो आग्रह है उसको अस्वीकार कर दिया गया। बाद में 3 बार फाइल लौटाने के बाद उनके आग्रह को स्वीकार किया गया। तो कहने का तात्पर्य, तमिलनाडु में जयललिता और राज्यपाल चन्ना रेड्डी का जो आपसी विवाद था वो पूरे भारत का जाहिर है। वर्तमान समय यदि देखें, महाराष्ट्र के अंतर्गत जो राजनीतिक घटना चक्र हुआ उसके अंतर्गत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की जो भूमिका थी, भगत सिंह कोश्यारी ने रातों रात देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी थी और एनसीपी नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। हालांकि उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी जांच नहीं की कि उनके पास बहुमत है या नहीं है। 2 दिन के बाद ही राजनीतिक घटना चक्र के अंतर्गत उनको उनके पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। इसी प्रकार उत्तराखंड के जो राज्यपाल है के पॉल, उन्होंने हरीश रावत की सरकार को, जब कांग्रेस के कुछ विधायकों ने उनके विरुद्ध बगावत कर दी थी तो के पॉल ने राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को निरस्त कर दिया था। बाद में हरीश रावत ने अपना बहुमत साबित कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत रमेश भंडारी 1997 के अंतर्गत कल्याण सिंह जो सरकार थी उसको बर्खास्त करके एकमात्र विधायक जगदम्बिका पाल को उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया बिना बहुमत
बहुमत की जांच किए हुए रोमेश भंडारी उस समय राज्यपाल थे। तो ये जो राज्यपाल की भूमिका है, ये राज्यपाल की भूमिका स्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि ये भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में वो अपनी भूमिका निभाते हैं, न कि राज्यों के संवैधानिक प्रधान के रूप में। जबकि राज्यपाल राज्यपाल पदधारी जो व्यक्ति है वो राज्य में संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति का भी तरीका इस तरह का है कि उसका चुनाव नहीं होता है, और राज्यपाल की योग्यता के लिए यह भी आवश्यक है कि वो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल के रूप में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, ऐसे लोगों को जो कि चुनाव में हार जाते हैं और उन्हें राजनीतिक लाभ देने की कोशिश के अंतर्गत राज्यपाल का पद प्रदान किया जाता है। तो राज्यपाल का पद ऐसा पद है जो बिना निर्वाचन के आधार पर, लोकतंत्र के अंतर्गत बिना निर्वाचन के आधार पर वो असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए कई जो सुधार आयोग थे, सरकारी आयोग थे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये कहा था कि राज्यपाल को संघ के एजेंट की भूमिका नहीं बल्कि संवैधानिक प्रधान की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने सिफारिश भी की थी सरकारी आयोग ने, लेकिन फिर भी वर्तमान में अभी राजस्थान की जो घटना चक्र हुआ उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि 1952 से लेके अभी तक भी राज्यपाल के पद के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठते रहते हैं। और ये स्वाभाविक भी है कि जब राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपना पद प्राप्त कर रहा है, और वो भी पद एक कृपा के आधार पर, किसी राजनीतिक दल का सदस्य होने के आधार पर ही उन्हें वो पद प्राप्त होता है, तो ये पद एक विवादास्पद पद बन जाता है। दूसरा, प्रशासनिक क्षेत्र में यदि हम देखें तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो भी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद का कारण बनती है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत के अंतर्गत 3 तरह की है, IAS है, IPS है और IFS है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, ये 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। राज्यों संघ लोक सेवा आयोग अलग है, राज्य लोक सेवा आयोग अलग है। संघ लोक सेवा आयोग में संघ के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग में राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। लेकिन इन दोनों आयोगों से अलग एक अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी है वो भी राज्यों के अंतर्गत अपनी सेवाएं देते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की जो नियुक्ति है, जो उनके वेतन भत्ते हैं, हालांकि वो कार्य राज्यों के अंतर्गत करते हैं, लेकिन उनके वेतन भत्ते, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो तो ये सारे कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किए जाते हैं। राज्यों का अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के ऊपर यह क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी है वो उसी तल्लीनता के साथ अपने कार्यों को करेंगे जिस केंद्र सरकार के अंतर्गत यदि दूसरे दल की सरकार यदि राज्यों में है और केंद्र में किसी और दल की सरकार है तो क्या वो उसी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। दूसरा, राज्यों के द्वारा ये भी क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के ऊपर यह भी आक्षेप लगता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जो कर्मचारी है उससे राज्यों के अंतर्गत निवास करने वाले जो लोग हैं उनके उच्च पदों पर पहुंचने के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर यह भी आक्षेप लगता है कि इन सेवाओं के जो अधिकारी है वो केंद्र के रूप में केंद्र सरकार की सहायता, निर्देश, परामर्श के आधार पर कार्य करते हैं, राज्यों के सरकारों के आधार पर कार्य नहीं करते और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो वो भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर ये आरोप अखिल भारतीय सेवाओं के कारण राज्यों की जो स्वायत्तता है उसके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं के सेवा शर्तें, वेतन भत्ते वो अखिल भारतीय स्तर के होते हैं,
कई बार राज्यों के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं उससे कई गुना उच्च इनके वेतन भत्ते होते हैं। तो राज्यों का ये शिकायत रहती है, आलोचना रहती है कि इन अधिकारियों के माध्यम से उनकी जो वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अखिल भारतीय सेवाओं के 312 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की वो नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन नई अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति करने पर भी केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अखिल भारतीय सेवाओं के ऊपर रहता है। तो इस कारण से भी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत की जा सकती है। इस कारण से भी केंद्र और राज्य प्रशासनिक स्तर पर, नौकरशाही के स्तर पर, अखिल भारतीय सेवाओं के स्तर पर आपसी विवाद की स्थिति रहती है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के और भी मुद्दे हैं, वो प्रशासनिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में। केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादास्पद मुद्दे हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। केंद्र और राज्यों के बीच जो राज्यपाल का पद है, ये विवादास्पद मुद्दा, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में भी राज्यों की हमेशा केंद्र से शिकायत रहती है, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादास्पद दूसरे मुद्दे हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत, आर्टिकल 355 के अंतर्गत ये स्पष्ट रूप से संविधान के अंतर्गत ये कहा गया है कि ये संघ का दायित्व है कि राज्यों के अंतर्गत शांति और व्यवस्था की स्थिति को बनाया रखा जाए, और इस संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट मिलती है। तो ये संघ का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, और संघ पुलिस के माध्यम से, रिजर्व पुलिस व्यवस्था के माध्यम से कई बार राज्यों की स्थिति के ऊपर, व्यवस्था की स्थिति के ऊपर कई बार राज्य के ऊपर नियंत्रण करता है, जिससे राज्यों में आलोचना, राज्य केंद्र सरकार की आलोचना की जाती है। अब इसके अंतर्गत 2010 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिया था कि राज्यों के अंतर्गत कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए यदि सीबीआई जांच की भी आवश्यकता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के परामर्श की, मुख्यमंत्री के परामर्श की इत्यादि की किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी राज्यों के द्वारा एक शिकायत की जाती है कि इनके माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, कानून व्यवस्था के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों की स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करती है। और इसके कारण वर्तमान समय यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर यदि उसकी स्थिति देखी जाए तो वहां के राज्यपाल लगातार ये रिपोर्ट देते हैं कि वहां की जो स्थिति है वो लगातार खराब होती जा रही है। 2018, 2019 और 2020 के आंकड़ों में वो लगातार जो स्थिति है, अपराध की स्थिति है, वो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार, इन दोनों के बीच आपस में, संघ और केंद्र दोनों के बीच आपस में तनातनी की स्थिति, विवाद की स्थिति है। और इसी के कारण केंद्र सरकार की कई योजनाएं, जैसे आयुष्मान योजना है जिसके अंतर्गत 60% है वो केंद्र सरकार देती है, 40% राज्यों की सरकार को वहन करना है। आयुष्मान जो योजना है वो लागू करने से उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, और स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया क्योंकि राज्य सूची, स्वास्थ्य जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए पश्चिम बंगाल ने राज्य सूची का हवाला देते हुए इसको इनकार कर दिया। इसी प्रकार किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना के अंतर्गत सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च कर रही है, लेकिन राज्यों को अपने किसानों की सिर्फ सूची प्रदान करनी है, वो भी पश्चिम बंगाल सरकार ने देने से मना कर दिया, जिससे कई किसान इस योजना से वंचित रह गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब राज्यों के अंतर्गत किसी और दल की सरकार है और केंद्र के अंतर्गत किसी और दल की सरकार है, तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद की स्थिति है वो थोड़ी बढ़ जाती है।
क्योंकि राज्यों को ये लगता है कि किसी न किसी आधार पर केंद्र उनकी राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं और इस कारण से वो केंद्र के निर्देशों को मानने से इनकार भी कर देते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आर्थिक नियोजन की जो प्रणाली है, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जैसे कि संस्थानम ने भी ये कहा था कि वित्त और नियोजन संबंधी सभी मामलों के अंतर्गत राज्यों की जो स्वायत्ता है वो एक छाया मात्र बनकर रह गई है। क्यों बनकर रह गई है? क्योंकि अर्थ के क्षेत्र में अधिकतर जो स्रोत है वो केंद्र सरकार के पास है। राज्यों की अपनी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और केंद्र के पास विवेकाधीन अनुदान करने की शक्ति प्राप्त है। विवेकाधीन अनुदान करने के आधार पर राज्यों को ये शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ भेदभाव करती है जिन राज्यों के अंतर्गत उनके दल की सरकार नहीं है, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अनुदान देते समय भेदभाव किया जाता है, ऋण देते समय भेदभाव किया जाता है और योजनाओं को लागू करते समय भी भेदभाव किया जाता है। हालांकि इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए संविधान के द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की गई है और इसके अंतर्गत वित्त आयोग के द्वारा भी केंद्र और राज्यों के बीच नियोजन के स्तर पर समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी नियोजन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा विवाद की स्थिति रहती है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग है वो भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अनुच्छेद 356 के विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि इस अनुच्छेद का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, बहुत रेयर केस में होगा। लेकिन यदि हम देखें 2019 तक करीब 125 बार इस अनुच्छेद का प्रयोग हो चुका है। कई बार सही तरीके से हुआ है, लेकिन अधिकतर 356 का प्रयोग जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारें हैं उनको हटाने के लिए किया गया है। तो ये भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहा है। इसका पहली बार प्रयोग चुनाव से पहले देखा जाए तो 49 में हुआ था, लेकिन चुनावों के बाद जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी उसके अंतर्गत पहली बार 31 जुलाई 1957 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उसे 356 का प्रयोग करके हटा दिया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की कुछ अनबन हो तो 356 का प्रयोग करके उसे हटा दिया जाता है। सबसे अधिक बार देखा जाए तो मणिपुर में 10 बार इसका उपयोग हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 9 बार हो चुका है। कई राज्यों के अंतर्गत बिहार है, पंजाब है, इसके अंतर्गत 8 बार इसका अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 356 आपातकाल से संबंधित है और आपातकाल से संबंधित होने के कारण किसी राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है तो उस की रिपोर्ट राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 356 इससे संबंधित है, लेकिन इसका प्रयोग केंद्रीय सरकार, संघ सरकार, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, दूसरे दलों की सरकारों को गिराने के लिए ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। विवादों को सुलझाने के लिए कई बार संविधान के अंतर्गत उल्लेख है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, लेकिन 1990 तक अंतर्राज्यीय परिषद की कोई स्थापना नहीं हुई थी। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अभी अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का पुनर्गठन किया गया है और अब ये इसके अंतर्गत पुनर्गठन के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री है वो उनके अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री है, 9 मुख्यमंत्री है और कुछ अन्य केंद्रीय मंत्री है वो इसके सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यदि किसी भी बात में कोई संशय है या उनको अपनी बात रखनी है तो अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से वो अपनी बात रख सकते हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये मुद्दे थे जिनके आधार पर
केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत भी अनेक प्रकार के विवाद के मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के जो वितरण की व्यवस्था है उसके अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वितरण की व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र के जो राजस्व प्राप्ति के स्रोत है वो बहुत ज्यादा है और राज्यों के पास राजस्व प्राप्ति के जो स्रोत है वो कम है। केंद्र सरकार से यदि राज्यों को ऋण लेना होता है, अनुदान लेना होता है, तो केंद्र सरकार उनके ऊपर अपनी शर्तें लगा सकती है। तो इस कारण से भी राज्यों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें अपने राज्यों के अंतर्गत विकास की योजनाओं के ऊपर उन्हें ही अपना पैसा खर्च करना है, लेकिन उनके पास आय के बहुत सीमित स्रोत है, जिसके कारण से वो अपने राज्य के अंतर्गत जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कल्याणकारी योजनाएं सफल रूप से क्रियान्वित करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। तो ये वित्त के क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। हालांकि वित्तीय साधनों की जो प्रचलित व्यवस्था है उसके अंतर्गत वित्त आयोग है, नीति आयोग। पहले योजना आयोग बनाया गया था, योजना आयोग को परिवर्तित करके उसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। इसके अंतर्गत भी केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं और भी दूसरे लोगों को भी इसके अंतर्गत विशेषज्ञों को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। नीति आयोग का जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ गया है। अब नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने के स्तर पर, राज्यों की योजनाओं के स्तर पर, केंद्र और राज्यों के बीच आपसी समन्वय के स्तर पर भी अपनी सिफारिशें कर सकता है, अपनी अनुशंसाएं कर सकता है। तो इस आधार पर सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी वितरण को लेकर आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। इसके अलावा राज्यों की जो ऋणग्रस्तता है, राज्यों को अपनी योजनाओं को सफल क्रियान्वित करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और इसके लिए वो विदेशों से ऋण लेने की कोई व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार से ही ऋण लिया जाता है। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए, आर्थिक अनुमान के आधार पर देखा जाए तो राज्यों के पास अपने जो आय के स्रोत है वो 52% है और केंद्र से उनको जो अनुदान के रूप में, ऋण के रूप में या अन्य स्रोतों से जो आय प्राप्त होती है वो 48% है। तो राज्यों के ऊपर अपनी आय पर अधिकार सिर्फ 52% तक रह जाता है और 48% उन्हें पूर्ण रूप से केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस कारण से भी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। वर्तमान वित्त आयोग की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वर्तमान समय 15वां जो वित्त आयोग है 2020 से 2025 तक का जो है वो वर्तमान वित्त आयोग कार्य करेगा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह है। वित्त आयोग ने अपने सिफारिशों के अंतर्गत किसानों की जो ऋणग्रस्तता है, राज्यों की ऋणग्रस्तता है, उसके संबंध में अनेक प्रकार की सिफारिशें की है। इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो जो किसानों के ऋण माफ करने की जो योजनाएं हैं, राज्यों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सरकारों ने, जैसे कर्नाटक है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन्होंने किसानों के ऋण माफ किए हैं और इसी में केंद्र सरकार ने भी किसानों के ऋण माफ करते हुए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई है और उसमें करीब 2 लाख करोड़ के करीब किसानों के ऋण से माफी के संबंध में सिफारिशें की गई है। अब ये जो 2 लाख करोड़ है इसका कैसे समायोजन किया जाएगा और कैसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी समन्वय की स्थिति बनी रहेगी, यह वित्त आयोग के द्वारा तय करना है। वित्त आयोग का जो वर्तमान
वर्तमान जो वित्त आयोग है 15वां जो वित्त आयोग, वर्तमान जो 15वां वित्त आयोग है, इन्होंने अपनी जो सिफारिशें की है वो 2011 की जनगणना के आधार पर की है, जबकि 14वां जो वित्त आयोग था जो कि 20 तक था, 15 से 20 तक का जो था, अभी जो है वो 20 से 25 तक का है, उन्होंने 1971 की जनगणना के आधार पर सिफारिशें की थी। अब राज्यों को इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी उनको समस्या नजर आती है कि 2011 की जनगणना के आधार पर उन राज्यों को कब सहायता मिलेगी या अनुदान मिलेगा, वित्तीय स्रोत है वो कब मिलेंगे, जिन राज्यों की जो जनसंख्या है उसका स्तर कम रहा है या जनसंख्या कम रही है, कम बढ़ी है। तो इस कारण से भी जो वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर जो सिफारिशें की है उसमें भी राज्य ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये 1971 की जो जनगणना थी उसी के आधार पर ही सिफारिशें की जाए। तो यह भी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद का कारण है। इसके अलावा आर्थिक जो नियोजन है, आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जैसे आर्थिक नियोजन के मामले में यदि हम देखें तो नदियों से संबंधित सड़कें हैं, परिवहन है, कृषि क्षेत्र है, तो इससे संबंधित जो योजनाएं हैं वो राज्यों में भी होती है और केंद्र सरकार के द्वारा ये योजनाएं चलाई जाती है। तो राज्यों की यह समस्या रहती है कि केंद्र सरकार के द्वारा उनके साथ भेदभावपूर्ण कार्य किए जाते हैं और कई राज्यों के अंतर्गत जैसे भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आते हैं। तो इस कारण से भी केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद की स्थिति उत्पन्न रहती है। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय व्यापार। अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में भी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो व्यापार की स्थिति है, आयात निर्यात पर तो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार का अधिकार है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच जो व्यापार का आना जाना है उसकी दरें किस प्रकार से निर्धारित हो और उसमें राज्य ये चाहते हैं कि उनके पास आय के स्रोत ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। तो इस कारण से भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्तमान समय यदि हम देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण जो विवाद की स्थिति उत्पन्न है वो जीएसटी को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न है। जुलाई 2017 के अंतर्गत जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी जब लागू किया गया था तब केंद्र सरकारों को ये कहा गया था, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत अनेक प्रकार के राज्यों की आय के जो स्रोत है, आर्थिक अनुमानों के आधार पर करीब 17% राज्यों की आय के स्रोत जीएसटी में सम्मिलित हो जाएंगे। तो राज्यों की आय के स्रोत पहले से ही कम थे और जीएसटी लागू होने के बाद आय के जो स्रोत है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। जब आय के स्रोत कम हो जाएंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने ये कहा था कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी और जीएसटी की क्षतिपूर्ति के लिए मतलब जो भी राज्यों को नुकसान हो रहा है उसके लिए जो भी उनको नुकसान है उसकी पूर्ति कर दी जाएगी और इसके लिए जीएसटी परिषद का भी गठन किया गया था। जीएसटी लागू होने के बाद बजट भी बन गया। बजट के बाद जब राज्यों को लगा कि उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हुई है तो गैर भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने वर्तमान जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण उनसे मुलाकात की और ये कहा कि उनके जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है वो की जाए। निर्मला सीतारमण ने उनको ये कहा कि वर्तमान समय जीएसटी का जो संग्रह है वो कम हो रहा है और जैसे ही जीएसटी का संग्रह होगा उन राज्यों की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा था कि पंजाब में करीब 4100 करोड़ रुपए का जीएसटी का भुगतान बकाया पड़ा है। अब इस भुगतान के अंतर्गत स्थिति पंजाब सरकार की ये हो गई कि वहां के कर्मचारियों को भी वेतन देने के लाले पड़ गए या वेतन नहीं दिया गया। तो ये सिर्फ एक पंजाब राज्य की नहीं है बल्कि अन्य राज्यों की स्थिति भी आर्थिक क्षतिपूर्ति को लेकर इस तरह की स्थितियां उभर कर सामने आई है। कहने का तात्पर्य जीएसटी को लेकर जो मुद्दा है वो आर्थिक तो है ही है, आर्थिक के साथ में राजनीतिक मुद्दा भी इसमें हम कह सकते हैं। इसके अलावा
वर्तमान केंद्र और राज्यों के संबंधों के बीच जो वर्तमान समय कोरोना संकट है उसको लेकर भी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। कोरोना संकट के समय 1887 में एक महामारी कानून पारित हुआ था और 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन कानून प्राप्त हुआ था। इन कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार ने असीमित शक्तियां, आपदा प्रबंधन की असीमित शक्तियां प्राप्त कर ली है और आपदा के क्षेत्र में हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके ये कोशिश की है कि इस संकट के समय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कोरोना संकट का सामना करें। लेकिन फिर भी केंद्र राज्यों को ये लगता है, जिसमें पंजाब है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे राज्यों को ये लगता है कि केंद्र सरकार उनके राज्यों के अंतर्गत अनावश्यक हस्तक्षेप कोरोना संकट के मुकाबले के लिए या आपदा प्रबंधन के मुकाबले के लिए हस्तक्षेप कर रही है। वर्तमान समय हम देखें तो कई राज्यों के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवाद के मुद्दे थे, जिनके आधार पर केंद्र और राज्य जब से संविधान बना है, संविधान निर्माता ये चाहते थे कि आपस में समन्वय रहे, लेकिन जब से संविधान बना है और आज तक की जो स्थितियां हैं उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वो विवादास्पद रहे हैं। हालांकि उसमें कई कारण संवैधानिक है, कई व्यवहारिक है, कई राजनीतिक है और कई आर्थिक है। तो इन्हीं सब मुद्दों में केंद्र और राज्यों के बीच विवादास्पद संबंध है। धन्यवाद।